अपने 98 भाइयों का कत्ल करके गही धर्मकों पर बैठने वाले क्रूर अशोक के खूनी किस्से गांव-गांव में प्रचलित थे। आम जनता उस अशोक को चंडाशोक कहने लगी थी। हुकूमत संभालने के 4 वर्ष के बाद तक ये देश अशोक को सम्राट स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी भयानक छवि के चलते ही 4 साल बाद ही उसका राज्याभिषेक हो पाया था। अपने 13वें शिलालेख में अशोक ने खुद ही लिखवाया है कि कलिंग युद्ध में खून की नदी बह गई थी। 1 लाख सैनिक मारे गए थे और कुछ लाख लोगों का कोई अता पता नहीं था। 1.5 लाख सैनिक युद्धबंदी थे। चारों तरफ रक्तपात से अशोक घबरा गया था। उसने अपनी गलती मानी और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। 2.5 साल तक वो गृहस्थ बौद्ध कार्य करता था। इसके बाद 11वें साल में बाकायदा भिक्षु बना और सम्राट होते हुए भी घूम घूम कर धर्म प्रचार प्रारंभ कर दिया। अपने प्रशासनिक अधिकारियों को उसने धर्म प्रचार का निर्देश दिया और धर्म विभाग अलग से बनाया। उसमें धम्म महामात्र पद पर हजारों बौद्ध नागरिकों का नियुक्त किया। अशोक के शिलालेख कहते हैं कि उसके अधिकारी भारत और लंका ही नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया, यूरोप, मिस्र और सीरिया समेत में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करते रहे। लंका को बौद्ध देश बनाने में उसके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा की बड़ी भूमिका थी। अशोक की मृत्यु के 2000 साल बाद भी हम उसके कद का एक शासक नहीं पाते। आज अशोक को कलिंग में खून की नदी बहाने वाले तानाशाह के रूप में नहीं, अपितु अहिंसा और शांति के पुजारी, चक्रवर्ती, लोकतांत्रिक शासक के रूप में याद किया जाता है। सम्राट अशोक जैसा एक अपवाद ही है जो शिखर के ऊपर एक और शिखर की रचना करता है। उसका रक्तरंजित शासक वाला चेहरा भी उस दौर के हिंदुस्तान का वाकई शिखर ही था। भले ही वो भयानक तानाशाह का था, पर आज हम उसे याद नहीं रखते। हम उस अशोक को जानते हैं जिसने उस क्रूर शिखर के ऊपर एक और शिखर की रचना की थी। ये लोक कल्याणकारी शासक की थी। ये शिखर पद अशोक से कोई छीन नहीं सकता। ऐसे शिखर के ऊपर शिखर गढ़ने वाले कोई और लोकतांत्रिक शासक का इतिहास में कहीं जिक्र नहीं मिलता है। ऐसे शासक को नमन है।